प्रधानमंत्री ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचार योजनाओं का किया शुभारंभ। महात्मा गांधी के पहले संबोधन की याद में हर वर्ष की तरह आज मनाया जा रहा है लोक प्रसारण दिवस। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक लगाए जा चुके हैं 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके। और जशपुर पुलिस जिले के दूरस्थ अंचलों में लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करने चला रही सामुदायिक पुलिसिंग अभियान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मनीष अहलूवालिया और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय रिजर्व बैंक की ग्राहक केंद्रित 2 नवाचार योजनाओं का शुभारंभ किया है। इनमें खुदरा प्रत्यक्ष योजना और एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि खुदरा प्रत्यक्ष योजना का उद्देश्य निवेशकों को बिना किसी बाधा के आरबीआई के साथ सरकारी प्रतिभूति खाता ऑनलाइन खोलने की अनुमति देना है। वहीं एकीकृत बैंकिंग लोकपाल योजना का उद्देश्य ग्राहकों की शिकायतों के समाधान से संबंधित व्यवस्था को और बेहतर बनाना है। इस योजना का मुख्य विषय एक राष्ट्र, एक लोकपाल, एक पोर्टल, एक ईमेल और एक पता है। इसके अंतर्गत ग्राहक अपनी शिकायतों का पता लगा सकेंगे और इसके समाधान के बारे में फीडबैक प्राप्त कर सकेंगे। को लॉन्च किया गया है, उनसे देश में निवेश के दायरे का विस्तार होगा और कैपिटल मार्केट्स को एक्सेस करना निवेशकों के लिए अधिक आसान, अधिक सुरक्षित बनेगा। रिटेल डायरेक्ट स्कीम्स में देश के छोटे निवेशकों को गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्टमेंट का सरल और सुरक्षित माध्यम मिल गया है। इसी प्रकार इंटीग्रेटेड अंबर्समेंट लोकपाल स्कीम के बैंकिंग सेक्टर में वन नेशन वन एम्बर्समेंट ये सिस्टम ने आज साकार रूप लिया है। इससे बैंक कस्टमर्स की हर शिकायत, हर समस्या का समाधान समय पर बिना परेशानी को हो सकेगा। इस अवसर पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास भी मौजूद थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि पंथी नृत्य के जरिए छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक पहचान अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बनी है। चाहे पंथी हो या पंडवानी हो, छत्तीसगढ़ की सुंदर सांस्कृतिक परंपरा रही है और इस सांस्कृतिक परंपरा पर हमें गौरव है। ये बात मुख्यमंत्री ने पद्मश्री डॉक्टर राधेश्याम बारले की भिलाई में आयोजित अभिनंदन समारोह में कही। उन्होंने समारोह में डॉक्टर राधेश्याम बारले का अभिनंदन कर उन्हें पद्मश्री सम्मान से सम्मानित होने पर शुभकामनाएं दी। श्री बघेल ने कहा कि डॉक्टर बारले को पंथी नृत्य के क्षेत्र में योगदान के लिए पद्मश्री सम्मान मिलने से पूरा छत्तीसगढ़ गौरवान्वित हुआ है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर बारले पंथी नृत्य के माध्यम से बाबा गुरु घासीदास जी के संदेश को जन जन तक पहुंचा रहे हैं। बारले जी के सम्मान करे के अवसर मिले हैं। ये दरअसल बारले जी के सम्मान के माध्यम से हमारा पूरा हमारे पंथी पार्टी के संगवारी मन के सम्मान करत हम। और ये सम्मान केवल पंथी पार्टी के न है बल्कि सतनाम पंथ के सम्मान है और गुरु घासीदास के सम्मान है, छत्तीसगढ़ माता के सम्मान। ऐसा माटी पुत्र में जब सम्मान मिलते तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति गर्वान्वित महसूस करते और वही अनुभव हम सब करते हैं। तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं।
वहीं मुख्यमंत्री ने रायपुर के पद्मश्री से विभूषित सूफी गायक और संगीतकार मदन सिंह चौहान के निवास पहुंचकर उनसे मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कला के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए श्री चौहान को पद्मश्री अलंकरण से नवाजे जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी। पद्मश्री मदन चौहान का मुख्यमंत्री ने शॉल और श्रीफल भेंट कर सम्मान किया। श्री चौहान ने दूरदर्शन समाचार को अपने सफर के बारे में बताया। 5 विधा आती है, इन विधाओं में बहुत काम किया और काफ़ी अरसा लगा। आज देखो भी मेरे को 74 साल की उम्र हो रही है। इस मुकाम पे आके इस उम्र में आने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ, ये वाला जो है। गौरतलब है कि हाल ही में राष्ट्रपति ने श्री बारले और श्री चौहान को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया है। आज लोक सेवा प्रसारण दिवस मनाया जा रहा है। वर्ष 1947 में आज के दिन महात्मा गांधी के आकाशवाणी दिल्ली आगमन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष 12 नवंबर को यह दिन मनाया जाता है। पेश है इस पर एक रिपोर्ट। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने विभाजन के बाद हरियाणा में कुरुक्षेत्र में अस्थायी रूप से बसे विस्थापितों को 12 नवंबर 1947 को आकाशवाणी से संबोधित किया था। महात्मा गांधी का 12 नवंबर 1947 को कुरुक्षेत्र का दौरा करने और वहां डेरा डाले हुए करीब 2.5 लाख भारतीय शरणार्थियों को संबोधित करने का कार्यक्रम था, लेकिन किन्हीं कारणों से वो कुरुक्षेत्र नहीं पहुंच सके, इसलिए उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो से लाइव प्रसारण की व्यवस्था की गई। गांधी जी आकाशवाणी आए और दोपहर 3 बजे शरणार्थियों को संबोधित किया। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 110 करोड़ 79 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों की बात करें तो पिछले 24 घंटों में 53,81,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच कल कोविड के 12,000 से अधिक नए रोगियों की पुष्टि हुई है, जबकि 13,000 से अधिक रोगी स्वस्थ हुए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में स्वस्थ होने की दर 98.26% है। इधर प्रदेश में कल 27,695 सैंपल्स की जांच की गई, जिनमें से 26 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए। वहीं 7 जिलों में कोरोना के एक भी सक्रिय मामले नहीं आए हैं। बताया जाता है कि इन जिलों में टीकाकरण लगभग पूर्णता की ओर है। जशपुर पुलिस जिले के दूरस्थ अंचलों में लोगों को अपराध के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से सामुदायिक पुलिसिंग अभियान चला रही है। इस अभियान के तहत विश्वास कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को कानूनों की जानकारी दी जा रही है। कार्यक्रम के बारे में जशपुर पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल ने बताया कि रूरल पुलिसिंग को बढ़ाए जाने की आवश्यकता के मद्देनजर जिले के थाना चौकी के गांवों में जाकर विश्वास कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में गांव सुलेसा में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। सामुदायिक पुलिसिंग के तहत आज विश्वास कार्यक्रम आयोजित किया गया था ग्राम सुलेसा में, और ये कार्यक्रम आसपास के 4-5 गांव के सारे ग्रामीण उपस्थित थे। माननीय विधायक जी भी उपस्थित थे और उनकी उपस्थिति में पुलिस से जुड़े मुद्दों पे जो गाँव में भ्रांतियाँ हैं उनको दूर करने का काम किया गया। साथ ही उनको जागरूक भी बनाया गया, उनके अधिकारों के विषय में भी उनको बताया गया और यातायात सुरक्षा के विषय में भी बताया गया। और उम्मीद है कि इस तरह के कार्यक्रम से जनता और पुलिस के बीच की दूरियां कम होंगी और जनता में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़ेगा। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि ग्रामीणों को मानव तस्करी, एटीएम फ्रॉड, रोड एक्सीडेंट्स, पॉक्सो एक्ट, ऑनलाइन ठगी, साइबर अपराध से संबंधित जानकारियां देने के साथ ही टोन्ही प्रताड़ना के बारे में भी बताया जाता है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान लोगों की समस्याओं को मौके पर सुनकर उनका निराकरण करने का प्रयास भी किया गया। केंद्र सरकार बलरामपुर जिले में किसानों को दोगुनी आय उपलब्ध कराने लाख बीजों का वितरण कर रही है। यहां भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा जिले में लाख की खेती को वैज्ञानिक तरीके से बढ़ावा देने के लिए किसानों को लाख बीज का मुफ्त में वितरण किया जा रहा है। किसानों का कहना है कि अब वे परंपरागत खेती के साथ ही लाख की खेती भी करेंगे। यहाँ पर लाख की खेती के लिए प्रशिक्षण पहले दिया गया था, जो अभी किसानों को बीज वितरण हो रहा है, जिसको 60 मैस की जाली में भरकर पेड़ों पे बांधना है और इसको 21 दिन बाद छोड़कर के रॉ मटेरियल को छील के बेच देना है और यह फसल 8 महीने बाद तैयार होकर मिल जाएगी।
ये लाख की फसल 8 माह और 4 माह की होती है। ये अक्टूबर नवंबर वाली और जून जुलाई वाली। तो जून जुलाई वाली जब कीट छूटता है तो सर 4 महीने में फसल तैयार हो जाती है, और ये अभी जो कीट जो चढ़ा रहे हैं सर, इसको 8 माह लग जाते हैं। ये किसानों को अभी बीज जो है सप्लाई कर रहे हैं, और किसानों को पेड़ों पर 60 मेष की जाली में भरकर बांध करके बीज को चढ़ाया जा रहा है। लाख की खेती के लिए पहले किसानों को प्रशिक्षण दिया गया था। रघुनाथ नगर वन परिक्षेत्र के डिप्टी रेंजर शिवनाथ ठाकुर ने बताया कि किसानों को लाख की खेती के लिए भारतीय वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद द्वारा प्रशिक्षित कर उन्हें खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, जिसके बाद फसल तैयार होने के बाद उसे विभाग द्वारा शासकीय दर पर खरीदी करने की कार्य योजना बनाई जा रही है। इससे लाख की खेती करने वाले किसानों को अपनी फसल को बेचने के लिए कहीं और भटकना नहीं पड़ेगा। अनुसंधान देहरादून के द्वारा हमारे क्षेत्र रघुनाथ नगर में 7 ग्राम को चयन किया गया है, जिसमें 1257 हितग्राहियों को लाख वितरण करना है। लाख वितरण करने के पश्चात जो इससे लाख से खेती पैदा होगा, उसे हमारे विभाग द्वारा शासकीय दर पर खरीदी की जाएगी। भारतीय वानिकी अनुसंधान की सामाजिक सलाहकार निवेदिता ने बताया कि जिले में 7 गांव से करीब 1257 किसानों का चयन लाख की खेती के लिए किया गया है। उन्होंने बताया कि लाख की खेती को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ल्ड बैंक से आर्थिक मदद मिली है। बैंक वित्त पोषित परियोजना है, पारितंत्र सेवाएं सुधार परियोजना, जिसको हम अंग्रेजी में इकोसिस्टम सर्विस इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट बोलते हैं। इसी के द्वारा ये लाख के बीज जो है हम लोग बांट रहे हैं, और इस जिले में हमारा 1200 किसान हैं जिनको बांटे गए हैं, और बांटे जाना अभी हमारा कंप्लीट हो गया है 3 गांव में। बाकी और हमारे जो 5 गांव है उसमें और बांटना है। तो इसके साथ साथ हम लोग का ये उद्देश्य ये भी है कि लाख के साथ साथ हम लोग जैव विविधता और आजीविका सृजन में भी ये लाभदायक हो। और पहले किसान लाख करते थे, ऐसी बात नहीं है, पहले भी कर रहे थे, लेकिन उसको उस तरीके से उनको आमदनी नहीं मिली और वैज्ञानिक रूप से इसको वो नहीं कर रहे थे। तो अभी हम लोगों ने वैज्ञानिक रूप में इसको करने की अपना वो है, हमारा पहल है। और इस योजना का एक उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना भी है। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा बदलने वालों की झलक रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय के बारे में। 12 नवंबर प्रसिद्ध भारतीय शिक्षाविद और स्वतंत्रता सेनानी पंडित मदन मोहन मालवीय की पुण्यतिथि भी है, जिन्हें महामना भी कहा जाता है। उनका जन्म 25 दिसंबर 1861 को इलाहाबाद में हुआ था। उन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय में पढ़ाई की, फिर वे एक स्कूल शिक्षक और बाद में वकील तथा एक अखबार के संपादक बने। वे हिंदू महासभा के संस्थापक भी माने जाते हैं। असहयोग आंदोलन में मालवीय एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। मदन मोहन मालवीय 1928 में लाला लाजपत राय, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य लोगों के साथ साइमन कमीशन के विरोध में शामिल हुए, जिसे अंग्रेजों ने भारत के भविष्य पर विचार करने के लिए स्थापित किया था। जैसे ही इंग्लैंड में ब्रिटिश खरीदें अभियान ने पैर पसारने शुरू किए, मदन मोहन मालवीय ने 30 मई 1932 को एक घोषणा पत्र जारी किया, जिसमें भारत में भारतीय खरीदें आंदोलन पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया गया था। मालवीय 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक प्रतिनिधि थे। सरोजनी नायडू की गिरफ्तारी के बाद 1932 में दिल्ली में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त होने के कुछ ही दिन बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मालवीय को 25 अप्रैल 1932 को दिल्ली में 450 अन्य कांग्रेस स्वयंसेवकों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। स्वतंत्रता से पहले मालवीय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एकमात्र ऐसे नेता थे जिन्हें 4 कार्यकाल के लिए इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया था। मालवीय ने हमेशा हिंदू मुस्लिम एकता के प्रयास किए। सांप्रदायिक सद्भाव पर उनके 2 भाषण काफी प्रसिद्ध हैं। उन्होंने पहला 1922 में लाहौर में और दूसरा 1931 में कानपुर में दिया था।
1933 में कांग्रेस के कलकत्ता सत्र में अपने अध्यक्षीय भाषण में मदन मोहन मालवीय ने कहा था, मैं सभी हिंदुओं, मुसलमानों, सिखों, ईसाइयों, पारसियों और अन्य देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि वे सभी सांप्रदायिक मतभेदों को भुला दें और सभी वर्गों के लोगों के बीच राजनीतिक एकता स्थापित करें। इस घर को देखकर हम कहते हैं कि इसका रचने वाला कोई चतुर पुरुष था, जिसने रहने वालों के सुख के लिए जो जो प्रबंध आवश्यक था उसको विचार कर घर रचा। हमने रचने वाले को देखा भी नहीं, तो भी हमको निश्चय होता है कि घर का रचने वाला कोई था। शिक्षा और समाज सेवा के अपने संकल्प को पूरा करने के लिए उन्होंने 1911 में अपनी जमी जमाई वकालत छोड़ दी। जीवन भर संन्यास की परंपरा को निभाने के लिए उन्होंने समाज सेवा के लिए जीवन समर्पित करने की घोषित प्रतिबद्धता का पालन किया। लेकिन जब चौरी चौरा मामले में 177 स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी की सजा सुनाई गई, तो मदन मोहन मालवीय ने अपनी प्रतिज्ञा के बावजूद उनका मुकदमा लड़ा और 156 स्वतंत्रता सेनानियों को बरी कराया। देश के शैक्षिक मानकों के उत्थान में गहरी दिलचस्पी रखने वाले मालवीय 1916 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रमुख संस्थापक थे। जनता के प्रति मदन मोहन मालवीय की चेतना ने उन्हें हिंदी भाषा के साप्ताहिक अभ्युदय, द लीडर ऑफ इलाहाबाद, अंग्रेजी भाषा के एक दैनिक और हिंदी मासिक मर्यादा के प्रकाशन के लिए प्रेरित किया। मदन मोहन मालवीय को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।